अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश की यूनिट नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव पोर्शन करेंगे, जो कि बुक में एंड में ग्रामर पोर्शन के नाम से डिस्कस हुआ हुआ है। ग्रामर पोर्शन देखते हैं, पेज नंबर 18 की एंडिंग से स्टार्ट हो रहा है। कह रहे हैं यहाँ पे आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में से प्रोनाउन की एक्सरसाइजेज होंगी। कह रहे दी प्रोनाउन, प्रोनाउन होता क्या है, आप अभी तक छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे आता है, नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आप लॉन्ग सेंटेंसेस लिख रहे होते हो तो वहाँ पे एक ही नाउन को बार बार इस्तेमाल करने की बजाय आप उसका प्रोनाउन लिख देते हो। तो प्रोनाउंस कौन से होते हैं, आगे उसकी काइंड्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो यहाँ पे उसने एग्जांपल दिया, हसन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। इस सेंटेंस में हसन आपका मेन जो नाउन यूज़ हुआ हुआ है, उसकी जगह प्रोनाउन उन्होंने क्या यूज़ किया, ही यूज़ किया, यानी कि ये मेल पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो आगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस देखते हैं। फर्स्ट उसने काइंड दी हुई है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं, जो किसी पर्सन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसकी डिफरेंट केसेस, पर्सनल प्रोनाउंस के डिफरेंट केसेस होते हैं, वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो टेबल बना है उसमें अगर आप देखें फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, तो दो फॉर्म्स होती हैं, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। अब सिंगुलर फॉर्म में भी केसेस होते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी केसेस होते हैं। सिंगुलर फॉर्म में कौन कौन से आपके पास प्रोनाउंस आ जाते हैं, आई, यू, ही, शी, इट आ जाते हैं। ठीक है, आई और यू इन प्रोनाउंस को वो कह रहा है कि ये आई, यू, ही, शी, इट जो है ये सब्जेक्टिव केस है इन प्रोनाउंस का। सब्जेक्टिव केस से क्या मतलब है, ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का क्या मतलब है कि जब ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होंगे तो आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा, यू में ही रहेगा, ही हिम में कन्वर्ट होगा, शी हर में, और इट में ही रहेगा। ठीक है, जैसे आप एक्टिव पैसिव आपने 9th में पढ़े थे, तो आई को जब ऑब्जेक्ट बनाना हो तो मी लिखते थे आप, ही को ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हिम लिखते थे, शी को बनाना हो तो हर लिखते थे। अब पोजेसिव केस क्या होता है, इसमें हमने दो तरह के प्रोनाउंस दिए हुए, सॉरी पोजेसिव केस में फर्दर दो डिवीजन्स दी हुई हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है कि एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बयान करता है, तो जब प्रोनाउन नाउन के साथ लगेगा, जैसे माई हाउस, तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, और जब प्रोनाउन नाउन की जगह पे लग जाएगा, पोजेसिव केस जो है नाउन की जगह पे आ जाएगा, जैसे जैसे आप लिखते हो दिस हाउस इज़ माइन। माइन में देखो अब हाउस का जिक्र नहीं है, वो पूरे हाउस की जगह पे लग गया है, ये मेरा घर है। ठीक है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। पोजेसिव एडजेक्टिव की क्या पहचान है कि दिस इज़ माई हाउस, हाउस के नाउन के साथ लगा है। ठीक है, एडजेक्टिव यही होता है ना, नाउन से पहले लगता है। और पोजेसिव प्रोनाउन की क्या पहचान है कि वो पूरे का पूरा नाउन को रिप्लेस कर देता है, वहाँ पे नाउन शो नहीं हो रहा था। दिस हाउस इज़ माइन, माइन में अब नाउन की ये रिप्लेसमेंट हो गई है, प्रोनाउन नाउन की जगह लगी है। तो ये डिफरेंस था पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में। इसी तरह वो कह रहा है योर पोजेसिव एडजेक्टिव है, दिस इज़ योर पेन। ठीक है, यहाँ पे जब वो योर को अंडरलाइन करके आपसे पूछेगा तो आपने बताना है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, और जब बोल देगा दिस पेन इज़ योर्स तो यहाँ पे वो पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसी तरह बाकी ही शीट की भी एग्जांपल्स हैं। प्लूरल केस में वो कह रहा है इसी तरह नॉमिनेटिव केस होता है, जिसको सब्जेक्टिव केस बोलते हो, जब ये नाउन सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो। ऑब्जेक्टिव केस है जब ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो। और पोजेसिव केस में एडजेक्टिव केस है जब ये नाउन के साथ लगें, और प्रोनाउन एडजेक्टिव सॉरी पोजेसिव प्रोनाउन का केस है जब ये नाउन की जगह पे लगें। ठीक है, अब उन्होंने एग्जांपल दी है, सॉरी एक एक्सरसाइज दी है, कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन से फिल करना है। फर्स्ट वन आपके लिए फिल हुआ हुआ है, ब्लैंक वाज ड्राइंग माई हेयर। तो कोई मेरे बाल खुश कह रहा था व्हेन द स्टॉर्म बिगिन, तो कौन कर सकता है, आई वाज ड्राइंग माई हेयर व्हेन द स्टॉर्म बिगिन। ठीक है, तो ब्लैंक इज़ अनयूजुअली हॉट दिस ईयर, तो जनरल जब हम सीजन्स की बात कर रहे होते हैं, इट इज़ रेनिंग, ठीक है, इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, तो इट इज़ अनयूजुअली हॉट दिस ईयर। वेयर आर द चिल्ड्रंस, बच्चे किधर हैं। तो अब ये आंसर आगे आ रहा है, ब्लैंक वर हियर अ मिनट अगो। तो बच्चों के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा, दे। ठीक है, दे वर हियर, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, बच्चे ज़ाहिर बात है सामने नहीं है, तो वो अच्छा। प्रोनाउन के हमने केसेस जो डिस्कस किए उसमें ये भी पर्सन प्रोनाउन भी होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये इसका क्या मतलब है। फर्स्ट पर्सन होता है जो बात करने वाला है, आई और वी। ठीक है, सेकंड पर्सन होता है जो जिससे बात की जा रही है, यू। ठीक है, आई सिंगुलर हो गया, वी प्लूरल हो गया, यू सिंगुलर में भी प्लूरल में भी यू ही होता है। और थर्ड पर्सन होता है जो मौजूद नहीं होता, जिसके बारे में बात की जा रही होती है, वो सिंगुलर में ही शी इट होता है और प्लूरल में दे होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल एक्सरसाइज हम कह रहे थे, नंबर 3 ऑप्शन था, नंबर 3 स्टेटमेंट जो थी, फिलिंग द ब्लैंक्स जो थी, कह रहा वी वेयर आर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन किधर हैं, दे वर हियर अ मिनट अगो बट नाउ आई कांट सी देम एवरीवेयर। दे वर हियर जब हमने लगाया था तो उसका सब्जेक्टिव केस लगाया था, बट नाउ आई कांट सी देम एवरीवेयर जब एनीवेयर जब लगाया तो यहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव केस लगाया है।
नंबर 4 है हाउ फार इज़ ब्लैंक टू द सी शोर। ठीक है, वो डिस्टेंस पूछ रहा है तो हाउ फार इज़ इट टू द सी शोर होगा। अमजद एंड आई वुड लाइक टू गो फॉर अ स्विम। अब वो बता रहा है, बंदा बोलने वाला कह रहा है मैं और अमजद स्विम के लिए जाएंगे। अब सारी बात है, फर्स्ट पर्सन हो गया और थर्ड पर्सन की बात हुई है। बात वो किससे कर रहे होंगे? सेकंड पर्सन से बात कर रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा? डू यू वांट टू गो विद अस। ठीक है, फर्स्ट ब्लैंक में यू आ जाएगा सेकंड पर्सन, और गो विद अस यानी कि मी एंड अमजद दो बंदे हो गए तो प्लूरल में अस हो जाएगा। फिफ्थ MCQ है, सॉरी ब्लैंक है। मिसेस मलिक ब्रॉट हर बेबी टू द पिकनिक। मिसेस मलिक हैं, उन्होंने अपने बेबी को पिकनिक में लाया है। हमें नहीं पता वो बेबी मेल है या फीमेल है, तो क्योंकि मिसेस मलिक फ़ीमेल हैं तो हम थोड़ी डिस्टिंक्शन के लिए ना उनके बेबी को मेल कर देते हैं, क्योंकि फ़ीमेल के प्रोनाउन सेम सेम हो जाएंगे तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। मिसेस मलिक ब्रॉट हर बेबी टू द पिकनिक, हमने इमेजिन कर लिया कि उनका बेबी मेल है, ठीक है, बॉय है। तो फिर क्या हो जाएगा? शी फेड हिम योगर्ट एंड बिस्किट्स। शी यानी कि मिसेस मलिक ने फेड हिम, उस बेबी को क्या फीड कराया? योगर्ट एंड बिस्किट्स। ठीक है। नंबर 6 है हु इज़ ऑन द फोन। जब ऐसे हम सेंटेंस हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन के फ़ोन पे कौन है, तो आगे से आंसर हम करते हैं इट इज़ ज़ुबैर, इट इज़ मी। ठीक है, इट्स मी, इट इज़ मी, इट इज़ ज़ुबैर। ठीक है। आगे नंबर 7 है आई एम गोइंग शॉपिंग। फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है, मैं शॉपिंग पे जा रहा हूँ। डू यू वांट टू कम, सेकंड पर्सन से वो पूछ रहा है तुम मेरे साथ आना चाहोगे, तो क्या हो जाएगा? डू यू वांट टू कम विद मी। ठीक है। नंबर 8 है मिस्टर अवैस नीड्स टू टॉक टू अली बट ब्लैंक कांट फाइंड ब्लैंक। तो मिस्टर अवैस को अली से बात करनी है, लेकिन मिस्टर अवैस को अली नहीं मिल रहा, तो दोनों मेल हैं, तो बट ही कांट फाइंड हिम। ही यानी मिस्टर अवैस, कांट फाइंड मिस्टर अली, तो मिस्टर अवैस के लिए ही लगाया, अली के लिए हिम लगाया। लेकिन ऐसा किया क्यों है हमने? क्योंकि मिस्टर अवैस सब्जेक्ट है और मिस्टर अली ऑब्जेक्ट है, तो मिस्टर अवैस के लिए सब्जेक्टिव केस और मिस्टर अली के लिए ऑब्जेक्टिव केस। नंबर 9 है शिबली एंड आई आर गोइंग ऑन हॉलीडे। तो दो बंदे जा रहे हैं, तो क्या होगा? वी आर गोइंग टू एबटाबाद। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल केस, प्लूरल सब्जेक्टिव केस लगे। ब्लैंक इजंट ईजी टू अंडरस्टैंड दैट लैटिन टेक्स्ट। ठीक है, लैटिन को समझना आसान नहीं है, तो आप जनरल केसेस में क्या लगाते हो? इट इजंट ईजी टू अंडरस्टैंड दैट लैटिन टेक्स्ट। अब वो बंदा पूछ रहा है कैन ब्लैंक अंडरस्टैंड ब्लैंक, तो क्या तुम समझ सकते हो? तो कैन यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट है दिस पेन इज ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन आएगा, दिस पेन इज माइन और दैट बुक इज योर्स। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन माइन क्यों आएगा? क्योंकि दिस, ये पेन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में नियर, दिस वैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, होता है, इशारा कर रहे हैं, दिस और दैट, तो करीब वाली चीज़ के लिए बात की जा रही है, तो करीब वाली चीज़ फर्स्ट पर्सन के करीब होगी, तो इसलिए हम माइन लगाते हैं। दैट बुक इज़ योर्स। ठीक है, वो दूर वाली चीज़ दूर वाले पर्सन यानी सेकंड पर्सन के लिए, तो इसलिए हमने दैट लगा दिया। यदि आपकी पर्सनल प्रोनाउन की एक्सरसाइज आगे देखते हैं, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस आ रहे हैं। इंडेफिनाइट प्रोनाउंस होते क्या? अच्छा, अगर बोर्ड के पेपर में आपको आ रहे हैं ना, तो ऐसे आएंगे कि दिस पेन इज़ माइन, आपको ब्लैंक नहीं दी जाएगी, आपको माइन लिखा हुआ आएगा, उसको अंडरलाइन किया गया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये प्रोनाउन की कौन सी टाइप है, पर्सनल प्रोनाउन है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, या क्या चीज़ है, या पर्सनल प्रोनाउन में पोजेसिव प्रोनाउन है या पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। नेक्स्ट कह रहा है इंडेफिनाइट प्रोनाउन होते क्या हैं? दीज आर यूज टू रेफर टू पीपल और थिंग्स इन अ जनरल वे। ठीक है, यानी कि एक आम वे में उनको रेफर किया जा रहा होता है। यानी कि मतलब क्या है इसका कि ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनसे हमें पता नहीं चल रहा होता किस बंदे के बारे में बात की जा रही है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में पता चल रहा था ही शी इट आई वी यू दे है, तो फर्स्ट पर्सन के बारे में बात की जा रही है, सेकंड के बारे में या थर्ड के बारे में। ये ऐसे प्रोनाउंस इनसे शो नहीं हो रहा होता कि बात किस बंदे, किसी के बारे में भी बात की जा सकती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे दिए सेवरल, बोथ, फ्यू, मैनी, हमें इनसे क्लियर नहीं है कि किस बंदे की बात, ईच, ईदर, एवरीवन, ठीक है, क्लियर नहीं है कि किस पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। तो आगे उसने एक्टिविटी दी है कि ऊपर जो एग्जांपल्स दी हुई हैं उनकी मदद से ये आप ब्लैंक्स फिल करें। ठीक है, फर्स्ट उसने फिल कर दिया आई एम हंग्री, इज़ देयर एनीथिंग टू ईट, मुझे भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ है। योर फादर हैज़ ब्लैंक इम्पॉर्टेंट टू टेल यू, तुम्हारे अब्बू के पास तुम्हें बताने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो समथिंग इम्पॉर्टेंट टू टेल यू। द डॉक्टर सेज देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद अली, कुछ भी गलत नहीं है, ही इज़ परफेक्टली हेल्थी। ठीक है, तो द डोर बेल इज़ रिंगिंग, देयर इज़ ब्लैंक एट द डोर, द डोर बेल इज़ रिंगिंग, घंटी बज रही है, तो क्या होगा? देयर इज समवन एट द डोर, कोई ना कोई बंदा होगा जो घंटी बजा रहा है। ब्लैंक एक्साइटिंग नेवर हैपन्स टू मी, अब ये होता है ना, अगर एवर हैपन्स टू मी तो हम लगाते हैं नथिंग, लेकिन यहाँ पे लिखा नेवर, नहीं होता मेरे साथ, तो कुछ भी एक्साइटिंग मेरे साथ नहीं होता, तो एनीथिंग एक्साइटिंग नेवर हैपन्स टू मी। ठीक है,
अगर ये नेगेटिव में ये है तो एनीथिंग हमने लगाया, अगर पॉजिटिव में होता तो हम लगाते नथिंग एक्साइटिंग एवर हैपन्स टू मी। यहाँ पे फिलहाल क्या आएगा, एनीथिंग एक्साइटिंग नेवर हैपन्स टू मी। नेक्स्ट आपके पास है ओल्ड लेडी इज़ वेरी लोनली ब्लैंक एवर विजिट्स हर। ओल्ड लेडी क्योंकि लोनली है तो नो वन एवर विजिट्स हर, ठीक है, अकेली है, उसको कोई भी मिलने नहीं आता। नेक्स्ट टाइप आपके पास है प्रोनाउंस की, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, नाम से ज़ाहिर हो रहा है ऐसे प्रोनाउंस होंगे जिनको यूज़ करके क्वेश्चन किया जाएगा। फिर उसने एग्जांपल्स दे दिए, हु, होम, हुज, व्हाट, व्हिच, हाउ, ठीक है, व्हेन, ये सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। अब वो कह रहे हैं कि उसने एग्जांपल्स दिए हैं, हु हैज़ कंप्लीटेड द इंग्लिश असाइनमेंट, व्हाट कैन आई टेल यू अबाउट हर सिचुएशन। इसी तरह बाकी देख लेते हैं। ब्लैंक इज़ योर फेवरेट क्लासिकल कंपोजर, बंदे की बात हो रही है तो हु इज़ योर फेवरेट क्लासिकल कंपोजर होगा। शुड वी डू अबाउट द ब्रोकन विंडो, हमें क्या करना चाहिए ब्रोकन विंडो के बारे में, तो सिचुएशन की बात हो रही है तो व्हाट आएगा। ब्लैंक ऑफ दोज बर्ड्स डिड अली शूट, तो बर्ड्स की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि ये पर्सन को डिनोट नहीं कर रहे तो विच आएगा, ठीक है, इशारा करके बता रहे कौन से वाला, ठीक है। तो वर यू टॉकिंग टू व्हेन आई वॉकड बाय, तो किससे बात कर रहे थे जब मैं चल रहा था, तो हु वर, पर्सन की बात हो रही है, हु वर यू टॉकिंग टू व्हेन आई वॉकड बाय। लास्ट क्या है, कैन यू सी थ्रू द टेलीस्कोप, क्या मतलब कैन यू सी थ्रू, तुम टेलीस्कोप से क्या देख सक रहे हो, तो क्या आएगा, व्हाट कैन यू सी थ्रू टेलीस्कोप। नेक्स्ट आपके पास प्रोनाउन की टाइप आ रही है क्वांटिटेटिव प्रोनाउन। क्वांटिटेटिव नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है ऐसे प्रोनाउंस होंगे जिनमें क्वांटिटी बयान की जाएगी नाउन की, ठीक है। शी डिडंट स्पेंड मच मनी, ठीक है, मनी क्योंकि आप रकम को काउंट कर, अमाउंट उसकी काउंट कर सकते हो लेकिन क्वांटिटी उसकी बता नहीं सकते हो, तो इसलिए मच मनी होगा। इनफैक्ट शी स्पेंड वेरी लिटिल, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए मेनी और मच का डिफरेंस क्या है, कि कुछ चीज़ें काउंटेबल होती हैं, कुछ अनकाउंटेबल होती हैं। अगर काउंटेबल चीज़ होगी तो मेनी आएगा, अनकाउंटेबल मनी अनकाउंटेबल है, ठीक है। पैसे तो रुपीज़ तो काउंटेबल हैं लेकिन मनी अनकाउंटेबल है, ठीक है, ये समझने की ज़रूरत है। ये कैसे, कि जैसे राइस के दाने हम अलग अलग करके गिन सकते हैं लेकिन पूरे का पूरा जो राइस है उसको हम ये नहीं कहते कि 1 चावल दे दो, 2 चावल दे दो, ठीक है। हम क्या कहते हैं 1 किलो चावल दे दो, 2 किलो चावल दे दो, सही है। तो इसी तरह हम ये तो कह सकते हैं 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, ये लेकिन ये नहीं कहते कि मुझे 10 पैसे दे दो, सॉरी 10 मनी दे दो, ठीक है। इस तरह से हम उसके साथ नंबर नहीं लगाते, उसके साथ क्वांटिटी लगाते हैं। तो एग्जाम्पल ऑप्शन MCQ नंबर ब्लैंक नंबर सॉरी 2 है, द बॉय इजंट ईटिंग मच, ठीक है, वो ज़्यादा खाना नहीं खा रहा। खाना अगेन हम 1 खाना 2 खाना नहीं करते, क्वांटिटी करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है तो मच होगा। ही यूजुअली ईट्स अ ग्रेट डील। डिड यू राइट ब्लैंक बुक्स, अब बुक्स काउंटेबल हैं तो मेनी बुक्स आ जाएगा। यस आई रोट लॉट्स। व्हाट लवली ऑरेंजेस आई विल गिव यू, कितने ज़बरदस्त प्यारे ऑरेंजेस हैं, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें कुछ इनमें से दे दूंगा, आई विल गिव यू सम। देयर आर डियर इन द पार्क वी सा अ फ्यू टुडे, पार्क में डियर हैं तो हमने उनमें से कुछ देखे हैं। आ फ्यू यहाँ पे आएगा। इफ़ ऑल फ्रेंड्स वर लाइक नईम, अगर हर दोस्त नईम की तरह होते हैं तो आई वुड रादर हैव नन, मुझे उनमें से कोई भी नहीं चाहिए, मतलब इससे अच्छा है कि मैं अकेला ही रहूँ, ठीक है। अगर सारे दोस्त नईम ही की तरह होते हैं तो इससे बेहतर है कि मैं अकेला ही हूँ, तो आई वुड रादर हैव नन यहाँ पे आएगा। लास्ट आपके पास एक्सरसाइज है और लास्ट आपके पास काइंड ऑफ प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस की 7-8 काइंड्स हैं लेकिन आपके पास यहाँ पे 5 डिस्कस हुई हैं, तो पेपर्स में भी आपको इन्हीं 5 में से MCQ आएगा। और आपको पता है MCQ में ब्लैंक कम ही आती है, आपको प्रोनाउन दिया होता है, बस वो आपसे पूछते हैं कि बताएं ये प्रोनाउन जो आपको गिवन है, सेंटेंस में गिवन है, वो ये प्रोनाउन की टाइप कौन सी है, ठीक है। तो आपको ये सारी एग्जांपल्स याद रखनी होगी। अब वो रिलेटिव प्रोनाउन कह रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कह रहे हैं कि सेकंड लाइन में लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस अ सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। जब एक सेंटेंस हो, मेन सेंटेंस हो, उसमें हमने एडजेक्टिव क्लॉज बतानी हो, फ़र्ज़ किया हमने किसी चीज़ की का जिक्र किया है लेकिन हमने उसकी तारीफ़ करनी हो, क्वान्टिफाई करना हो उसको, ठीक है, उस चीज़ को, तो हम जो छोटी सी क्लॉज इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे मैं कहूँ द रिंग आई वॉज वेयरिंग वॉज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पे मेन सेंटेंस क्या है, द रिंग वॉज मेड ऑफ गोल्ड। लेकिन अगर मैं रिंग की स्पेसिफाई करने के लिए थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी बयान सॉरी क्वांटिफाई उसको मैं कर दूँ, ठीक है, उसकी तारीफ़ कर दूँ थोड़ी सी, उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं एक क्लॉज ऐड कर दूँ, द रिंग आई वॉज वेयरिंग या दैट आई वॉज वेयरिंग वॉज मेड ऑफ गोल्ड। रिंग जो मैंने पहनी हुई थी, तो अब यहाँ पे जो दैट आई वॉज वेयरिंग है, उस ये जो दैट लगा ये रिलेटिव प्रोनाउन है और कर क्या रहा है कि एक एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह ने एग्जांपल्स दी हुई हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की कौन कौन से होते हैं, हु, हुज, होम, विच, दैट, ठीक है। और नीचे उन्होंने एक्सरसाइज दी है कि ये ब्लैंक्स फिल करें। नंबर 1 ब्लैंक नंबर 1 है, द स्टोरी ब्लैंक आई टोल्ड यू मस्ट नॉट बी रिपीटेड। यहाँ पे थोड़ी सी इनकी हिंट्स होते हैं कि दैट, विच और हु
हु पर्सन के लिए यूज़ होता है, दैट जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है, विच दोनों केसेस में यूज़ होता है। हम फिर वो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे देखते हैं, उसको पढ़ के हम उससे अंदाज़ा करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे विच यूज़ होगा या क्या होगा। अच्छा, द स्टोरी, यहाँ पे दैट आई टोल्ड यू, ठीक है, स्टोरी नॉन लिविंग। ऑल माई फ्रेंड्स, हु नहीं आ सकता, यहाँ पे हु की फॉर्म आएगी हुम आई इनवाइटेड, ठीक है। द कॉइन्स ऑफ विच, ठीक है, कॉइन्स की बात हो रही है, विच होगा। यू बूस्ट सो ऑफन आर वर्थलेस, प्लेस हुज प्लॉट्स आर दैट ऑब्वियस कैन नॉट होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस, और द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड विन लॉरल्स। ये था आपका रिलेटिव प्रोनाउन का जो सारा एक्टिविटी पोर्शन है। नेक्स्ट इंतहाई मज़े की एक्सरसाइज आ रही है, इंतहाई इजी। जेरेंड फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज और प्रपोजिशनल फ्रेज। फ्रेजेस आपको पता होने चाहिए होते क्या हैं। आपको पता है जब हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो 3 तरह की चीज़ें बनती हैं। फ्रेजेस बनते हैं, क्लॉज बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं। उनमें से फ्रेजेस को हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। फ्रेज ऐसा होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी होता है लेकिन उसका कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। पूरे का पूरा मीनिंग नहीं होता जब तक सेंटेंस पूरा आप नहीं लगाओगे, उसको सब्जेक्ट नहीं दोगे आपको, या ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होगा, जो भी है पूरा सेंटेंस नहीं होगा वो, ठीक है, उसका पूरा मीनिंग भी नहीं होगा। क्योंकि सेंटेंस की आप डेफिनेशन ही ये पढ़ते होगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। तो फ्रेज में सेंटेंस का ऑपोजिट है, इसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। लेकिन ये भी नहीं है कि इनकम्प्लीट मीनिंग से मुराद है कि कुछ ना कुछ मीनिंग हमें पता चल ही रहा होता है कि उस फ्रेज में कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स में क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब जेरेंड, आप जेरेंड अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए जेरेंड होता क्या है। वर्ब की 4th फॉर्म, जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, वो कंटिन्यूअस टेंसेस में हमने पढ़ा है कि वो एज अ वर्ब यूज़ होती हैं, ठीक है, एज अ मेन वर्ब यूज़ होती हैं, वर्ब की 4th फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन जब वर्ब की 4th फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन यूज़ होना शुरू हो जाए तो उसको जेरेंड बोलते हो, ठीक है। जेरेंड वर्ब की 4th फॉर्म ही है, लेकिन मसला क्या है कि जेरेंड एज अ नाउन यूज़ होती है, ठीक है। यानी कि वो फंक्शन किसका कर रही होती है, नाउन का कर रही होती है, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखते हैं तो हमें समझ आएगी। द स्टूडेंट गैदर्ड, ये जेरेंड फ्रेज की एंडिंग पे एग्जांपल लिखी है, द स्टूडेंट गैदर्ड सिग्नेचर्स फॉर इंक्रीजिंग द आवर्स ऑफ द लाइब्रेरी। यहाँ पे मेन वर्ब आपका गैदर्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, लेकिन इंक्रीजिंग यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ नहीं हुआ, एज अ नाउन यूज़ हुआ है। तो कह रहे हैं कि जेरेंड फ्रेज में ये स्टार्ट जेरेंड से होगा, इंक्रीजिंग से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे जो बोल्ड किया हुआ ये जेरेंड होगा, और ये अंडरलाइंड और ये जेरेंड को मिला के पूरा जेरेंड फ्रेज बनेगा, ठीक है। इन्फिनेटिव ऐसा फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज जो पूछ रहे हैं वो ऐसा फ्रेज है जो स्टार्ट टू से होगा, लेकिन टू के फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। इसका हिंट क्या है, टू से स्टार्ट होगा लेकिन टू के बाद क्या होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। इन्फिनेटिव अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो इन्फिनेटिव बनता है, और फंक्शन उसका भी, बेशक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है लेकिन फंक्शन उसका भी एज अ नाउन ही होता है, ठीक है। टू डायरेक्ट का मतलब है डायरेक्शन देना, तो यहाँ पे एवरी क्रिकेट टीम हैज़ अ टीम टू डायरेक्ट द अदर प्लेयर्स, यहाँ पे ये एज अ नाउन ही एक्ट कर रहा है, एज अ मेन वर्ब एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इन्फिनेटिव फ्रेज की स्टार्टिंग में क्या होगा, टू होगा, और टू के फौरन बाद क्या लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। आगे आ रहा है प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज ऐसा फ्रेज है जो प्रपोजिशन से स्टार्ट होगा। प्रपोजिशंस आपको पता है फिर कौन से होते हैं, इन, ऑन, टू, फॉर, ठीक है, अक्रॉस, ये सारे प्रपोजिशंस। अच्छा, एक और चीज़ बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं प्रपोजिशनल फ्रेज की, ऑन, इन, टू, फॉर, अक्रॉस, बिहाइंड, बियॉन्ड, ये सारे प्रपोजिशंस हैं, लेकिन इन्फिनेटिव फ्रेज में टू भी तो प्रपोजिशन है। तो आपने डिफरेंस दोनों में कैसे करना है, डिफरेंशिएट कैसे करना है कि प्रपोजिशनल फ्रेज में जब भी टू आएगा तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, लेकिन इन्फिनेटिव फ्रेज में जब टू आएगा तो टू के फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये दोनों में डिफरेंस है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इन्फिनेटिव फ्रेज होगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, कोई आर्टिकल आ जाता है या कोई नाउन आ जाता है तो वो प्रपोजिशनल फ्रेज होगा, ठीक है। बहुत ईजी सी एक्सरसाइज है, इसको देखते हैं। हमने सिर्फ फर्स्ट वर्ड जो आपका फ्रेज है उसका फर्स्ट वर्ड देखना है, ठीक है। तो वहाँ से हम आइडिया कर लेंगे कि जेरेंड फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज है या प्रपोजिशनल फ्रेज है। कह रहे रुबीना फेल ओवर द कैट, ओवर आपको पता है प्रपोजिशन है तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज होगा। द क्लर्क्स हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस, अब देखो टू लगा है तो जहन में तो आता है ये प्रपोजिशनल फ्रेज होगा, लेकिन हमने अगला इसका वर्ड भी देखना है। डिस्कस V1 लगी है तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं, इन्फिनेटिव फ्रेज होगा, ठीक है। द क्लर्क्स हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर्स, टू डिस्कस इन्फिनेटिव फ्रेज आता है, ठीक है। आफ्टर लर्निंग, लर्निंग V1 के साथ ING फॉर्म लगी है, V4 फॉर्म लगी है, ये जेरेंड फ्रेज है। विल समवन बी हियर सून टू ओपन,
टू प्रपोजिशन के बाद ओपन यानी V1 लगी है तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज होगा। खालिद विजिटेड ईरान वाइल स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ ईरानियन आर्ट। ठीक है, प्रपोजिशन के बाद नाउन लगा है तो हमने ये डिस्कस किया है कि प्रपोजिशन के बाद वर्ब के अलावा कुछ भी आता है तो वो प्रपोजिशनल फ्रेज होगा। बिफोर पुटिंग टू मच एफर्ट, पुटिंग ये V1 की ING फॉर्म लगी है V1 के साथ तो ये जेरेंड होगा। डज द कैप्टन वांट अस टू लोअर द सेल्स, टू के बाद लोअर लगा है, ठीक है, टू के बाद V1 लगी है तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज होगा। बाकी आपके पेज नंबर 24 में देख लेते हैं। राइटिंग स्किल्स में इडियम्स डिस्कस हुए हैं। कह रहे हैं इडियम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका डिफरेंट मीनिंग, इंडिविजुअल वर्ड से डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स का मतलब है बिल्लियाँ, डॉग्स का मतलब है कुत्ते, लेकिन इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब हो जाता है बहुत तेज़ बारिश हो रही है। देखो इंग्लिश सेंटेंस में कोई भी तेज़ी के लिए कोई भी वर्ड यूज़ नहीं हुआ, लेकिन उर्दू में हम इसको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो हो जाते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनको इडियम बोला जाता है। जैसे उसने एग्जाम्पल दिया, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि बिल्ली को बैग से बाहर निकालो नहीं, ये इडियम है। इसका मतलब है कि जो तुम्हारे पेट में सीक्रेट है उसको जल्दी से बताओ, ठीक है। तरह और भी यहाँ पे दिए हुए हैं, टू बर्न मिडनाइट ऑयल, बर्निंग क्वेश्चन, बीट अबाउट द बुश, एप्पल आउट डिस्कॉर्ड, फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है। पीस ऑफ केक, मतलब इसका है कि बहुत ही आसान चीज़ है। लेट द कैट आउट ऑफ बैग, हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका क्या मतलब है, रात की तक मेहनत करना। टू बीट अबाउट द बुश, इसका क्या मतलब है कि इधर उधर की बातें करना छोड़ो, पॉइंट पे आओ, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, यानी कि झगड़े की जो वजह है, ठीक है। ये सारे इडियम्स हैं, ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे। ये था चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव पोर्शन। चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव पोर्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।